everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आपको ये पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है वो पूरा फ्री में करा रही हूँ। आपको काफ़ी नए लोग भी जुड़े हैं, आपकी ही शेयर करने की मेहरबानी है ये सब, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि बच्चे नए जुड़ रहे हैं एंड काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि मैम हमने आपका ये शेयर किया है। आई एम सो थैंकफुल टू यू एंड डेफिनेटली ये जो कोर्स है ये पूरा फ्री में ही होगा। लेक्चर्स पूरा फ्री में होंगे एंड मैंने आपको बोला है कि अभी मैं यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी करा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने उसमें 19 लेक्चर करा चुके हैं। ये है आज का हमारा लेक्चर नंबर 20, दैट इज मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद। आपको थोड़ा पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं सोचती हूँ यार कि अगर मैं एक दिन में छोड़ दूंगी ना तो आपका ना कहीं बहुत नुकसान हो जाएगा। बिकॉज मेरे जो लेक्चर है वो आपको एक टारगेट देते हैं कि अच्छा आज ये टॉपिक हुआ है तो थोड़ा सा इसको हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेते हैं। जिसने मेरे ऑल यूनिट नोट्स खरीदे हैं उससे पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, ऑल यूनिट नोट्स आप खरीद लो, क्योंकि 1999 का उसका कॉस्ट था एंड एक जब से रिजल्ट आया तो रिजल्ट 25 करके करा। अगर आप उसमें कोड लगाओगे उस कोड के जरिए आप जो नोट्स हैं वो आपको 500 डिस्काउंट में मिल जाएंगे। अगेन ऐप से संबंधित मुझसे कुछ बात मत करो, क्योंकि ऐप मेरा नहीं है, मैंने आपको बोला, ठीक है। थोड़ा वो किसी मेरे ब्रदर और उसके फ्रेंड्स का है, तो कहीं ना कहीं जो भी क्वेरी होती है तो प्लीज ऐप की ना ऐप में ही डाल दिया करो। मेरे से आप बात करो यूट्यूब के बारे में, क्योंकि यूट्यूब के लेक्चर्स मैं अपना फ्री दे रही हूँ सारा कंटेंट, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी मैं डेली टास्क ऑफ द डे देती हूँ टेलीग्राम में, उसको जरूर देख लेना। अभी तक हमारी कहानी कहाँ तक पहुंची, देखो मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी में जब भी आइडियोलॉजी वाले चैप्टर्स कराने शुरू हुए तो मैंने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हर चीज शुरू की है कि लिबरलिज्म भी, उदारवाद भी क्यों आया, उसके परिणाम स्वरूप कैपिटलिज्म, पूंजीवाद कैसे आया। पूंजीवाद में क्या हो गया था कि भाई हमारी शक्तियों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, इस तरीके का सीन हो गया था। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं पूंजीवाद में जो पुरजुआ क्लास है उनको हमने हर किसी को फ्रीडम दी, एक शक्ति दी, तो उसका नाजायज फायदा कैसे हुआ कि लिमिटेड जो बुर्जुआ क्लास है उनको पता चला कि स्टेट तो इंटरफेयर कर नहीं रही है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि वो लोग अपनी मनमानी करते हैं, अपना डिसीजन मेकिंग उनके पास आ जाता है, और प्रॉपर्टी कितना कुछ भी डिसीजन लेना वो सब उनके पास ही होता है। जिसके परिणाम स्वरूप आपका क्या होता है कि जो वर्किंग क्लास है कहीं ना कहीं उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये हम वास्तविकता में देखते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि कुछ भी चीज आ रही होती है समाज में नई, और हमें लगता है कि उसमें खामियां हैं, उसमें कमियां हैं, तो उसको कमियों को पूरी करने के लिए एक नई चीज आती है। तो ऐसे ही अपोजिशन, ऐसे ही आपका आलोचना करते हुए एक और आपकी आइडियोलॉजी आती है, विचारधारा आती है, विच इज सोशलिज्म, समाजवाद। अब समाजवाद में अपनी कमियां हैं, हालांकि समाजवाद का जो उद्देश्य था उससे तो वो आया कि ठीक है यार, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए, बट सॉरी, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, बट क्लास अगर मैं नहीं लूंगी तो फिर ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप झेल लो थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो समाज में क्या होता है कि आपका इक्वालिटी, समानता नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा, बोलते हैं ना सामाजिक न्याय, वो आपको नहीं देखने को मिल रहा। तो लेकिन समाजवादी में भी ना अपनी कमियां ये है कि हर एक इस समाजवादियों को ना पता नहीं है कि एग्जैक्टली समाजवाद है क्या। जैसे सीएम जोट बोलते हैं कि एक ऐसी टॉपिक है कि जितना जितना आप सर चेंज करोगे उतनी उतनी विचारधारा चेंज होती रहेगी, यानी कि हर कोई अपने हिसाब से समाजवाद को डिफाइन कर रहा है, परिभाषा दे रहा है। और तो मार्क्स कहीं ना कहीं पूंजीवाद को तो आलोचना करते ही हैं उसकी, लेकिन वो समाजवाद की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, यूटोपियन सोशलिस्ट है। यूटोपियन क्यों? क्योंकि ये भ्रम की दुनिया में रह रहे हैं, हर कोई अपने हिसाब से समाजवाद बता रहा है। समाजवाद ये, बट मार्क्स की ना एक चीज मुझे बहुत सही लगी कि इन्होंने बोला कि कोई भी विचारधारा है वो प्रूफ, यानी कि प्रमाण सहित आनी चाहिए। तो मार्क्स का ये कहना था कि यार देखो, प्रमाण क्या है, यार समाज विभाजित है, ठीक है, समाज विभाजित है, हमें पता है क्लास में कॉन्फ्लिक्ट डिवाइड है। अब इसको प्रूफ करो, पहले हर एक मतलब चीजें बताओ कि क्यों है, रीजन दो, तर्क दो, कारण दो, ठीक है, पूरा, तब जाके मैं मानूंगी कि हाँ मेरा पूंजीवाद गलत है। और जब गलत को सही भी करना है ना, तो उसके पीछे भी एक ऐसा तरीका बताओ जो भी इंपीरिकल हो, मतलब जो कि मतलब प्रैक्टिकल हो। ऐसा मार्क्स का मानना था। हाँ, इनका प्रूफ मैं कहीं ना कहीं मान सकती हूँ कि प्रैक्टिकल है, बट इनका जो तरीका है वो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। ये अगेन ही मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट डेफिनेटली मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इनका तरीका थोड़ा फॉल्टी है, मतलब गड़बड़ है।
और मैं आपको बाद में बताऊंगी भी कि मुझे क्यों गलत लगता है, ठीक है। आप अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं, ऑब्वियसली हम पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं, तो हम सबको पूरा अधिकार है अपना अपना ओपिनियन देने का। सो मार्क्सवाद क्या कहते थे? मार्क्सवाद ये कहते थे कि यार ये जो पूंजीवाद है इसने समाज को विभाजित कर दिया है दो वर्ग में, दो क्लास में, ठीक है ना। दो वर्ग यानी कि क्लास। एक बार मैं ना फटाफट से ना मार्क्सवाद को ना 5 मिनट में ना शॉर्ट में बता देती हूँ पूरा, एंड फिर हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये पूरा शॉर्ट में मैं इसलिए बता देती हूँ बिकॉज आपके दिमाग में ना एक आइडियोलॉजी विचारधारा सेट हो जाएगी, अच्छा ये चीजें हैं। फिर जब हम हर एक चीज डिटेल में पढ़ रहे होंगे ना तो फिर उसको हम रिलेट करके देख सकते हैं। तो मार्क्स का कहना था कि ये जो समाजवाद है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैपिटलिज्म है जिसके परिणाम स्वरूप समाज दो वर्गों में डिवाइड हो गया, इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी डाल रखा था, पहले वो डायग्राम की तरफ ही चल लेते हैं हम, ठीक है ना। ठीक है ना, मैं साइड हो जाती हूँ और मैं आपको ये डायग्राम समझाती हूँ अच्छे से। इन्होंने बोला क्लास में कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि दो वर्ग हो गए हैं। सबसे पहली बात कि पहले इनके हिसाब से, मतलब हमें ऐसा लगता है इनके हिसाब से, जैसे ये बोल रहे हैं कि समाज पहले विभाजित नहीं था, तभी तो बोल रहे हैं ना कि हो गए हैं, जब से लिबरलिज्म उदारवाद आया है, जब से कैपिटलिज्म पूंजीवाद आया है। तो समाज में ये दो वर्ग कौन से हैं? वर्ग क्या होता है? वर्ग वो वाला विभाजन होता है जो कि पैसे या इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्थिति के आधार पे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रख लो, क्लास, कास्ट अलग होती है, क्लास अलग होती है, ठीक है, पहली बात तो ये। तो समाज में एक ऐसे लोग हैं जो हैव वाले हैं। हैव यानी कि क्या है? जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो ओन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म में कहीं ना कहीं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म में ये कहा गया था कि जो स्टेट है ना वो हस्तक्षेप नहीं करेगी आपकी आर्थिक गतिविधियों में। क्यों? क्योंकि स्टेट क्या है? सीमित स्टेट है। स्टेट का सिर्फ काम क्या है? कानून अधिकार को लागू कराना और इसी के लिए संरक्षण प्रोवाइड करना, ठीक है ना आपको, ठीक है, मतलब एक तरीके से निगरानी रखने वाला काम है। वहीं ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास थोड़ी बहुत भी संपत्ति है वो क्या करेंगे? अपना बिजनेस खोलेंगे। अब अगर उसने बिजनेस खोल लिया है तो वो कितना प्रोड्यूस करे कोई सामान, वो कह रहे हैं कि यार स्टेट आप हमें मत बताइए, ये जो अदृश्य हाथ है ना, अदृश्य हाथ कौन से? डिमांड और सप्लाई की, कितनी डिमांड है और हमारे पास कितना मटेरियल हम कितना सप्लाई कर सकते हैं, उसके बेसिस में ये डिसाइड हो जाएगा कि हमने क्या चीज कितना उत्पाद करना है। अब देखो ये डिसीजन भी किसके पास है? बुर्जुआ क्लास, हैव वाले, जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी कि जिनके पास प्रॉपर्टी है इनडायरेक्टली उनके पास डिसीजन लेने का अधिकार है। अब उनके पास अधिकार डिसीजन लेने का है तो क्योंकि स्टेट ऐसी है जो कि हस्तक्षेप नहीं करेगी सोसाइटी में, तो स्टेट ये भी नहीं बताएगी कि कितने घंटे मजदूरों से काम कराना है, उनको कितनी वेजेस मजदूरी देनी है, उनके लिए क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, ये भी स्टेट नहीं बताएगी। अब बाकी सब तो सही है कि वर्कर्स के पास भी ये लिबर्टी है, फ्रीडम है कि वो कोई भी कहीं पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेट ये सब नहीं बता रही तो इस स्थिति में जो जिसको प्रॉफिट कमाना होगा, हालांकि हम उस कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि हम तो आपको फ्री लेक्चर दे रहे हैं, तो इसलिए आप मेरे लेक्चर जरूर शेयर करोगे, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा यार मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब ये कैसे हो सकता है कि यार मैं ना इस मजदूर से ना ज्यादा काम कराऊं और उसको कम पैसे दूं, कहीं ना कहीं, है ना। अब मजदूर की स्थिति देखिए, मजदूर उसको लिमिटेड पैसा मिल रहा है, उसके पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ और एलपीजी, मतलब वो ऐसा पीडीएस सिस्टम हो गया कि एक सस्ता राशन, ऐसी स्थिति नहीं है जैसे अभी हमारे उधर होती है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेट तो सीमित है, स्टेट ये सब नहीं करती, स्टेट ना तो पॉजिटिव है, ना स्टेट वेलफेयर कल्याणकारी नहीं है इस समय कैपिटलिज्म। तो ये है कमियां कि दो तरफा मार पड़ रही है। एक, जहां पे वो काम करने जा रहे हैं वहां भी बड़ी मुश्किल से पैसा आ रहा है, दूसरा खर्चे बढ़ रहे हैं, कमाई कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं इसको क्या बोलोगे? शोषण, ठीक है ना। और इस स्थिति में ये जो हैव नॉट वाली क्लास है, ये इनकी जो, अगर मैं नंबर वाइज बोलूं, ये ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से दो क्लासेस में विभाजन है सोसाइटी का। ये क्या बोलते हैं? जो डोमिनेंट क्लास है, जिनका आधिपत्य है, वो क्या है? बुर्जुआ हैव वाले। और जो क्लास है जो डिपेंडेंट है इन क्लास पे कि यार ये हमें पैसे देंगे, ये सब करेंगे तब हमारी दिनचर्या चलेगी, ये सारी चीजें, आजीविका चलेगी, तो दैट इज हैव नॉट वाली क्लास, प्रोलितारियात, ठीक है ना। सो अब ये बोलते हैं कि ये समाज में ना अब हर किसी को दूसरे के खिलाफ क्या है? खुंदस है कहीं ना कहीं। जब समाज सोसाइटी में दो ऐसे वर्ग बन जाते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट यानी कि अपोजिट साइड में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको क्या होती है? खुंदस होती है। तो
डोमिनेंट क्लास की क्या मतलब एक्चुअली नेचर है, उनकी प्रवृत्ति कैसी है कि वो टेंडेंसी ऑफ सप्रेशन, कि वो बाकी जो दूसरी क्लास है उसको सप्रेस कराना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग हैव नॉट वाली क्लास है, उनकी क्या प्रवृत्ति है, वो है वो उनके मन में से आ रहा है कि यार इन सबको ओवरथ्रो कर दो, उनको हटा दो। तो कहीं ना कहीं इनके जो कहीं ना कहीं मैं देखूँ ये दो क्लास में क्या है, विरोधाभास है, ठीक है ना। दिस इज द थ्योरी ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट जो कि हमारे को मार्क्स ने बताई थी। अब मार्क्स ने बताया था कि क्योंकि ये विरोधाभास है, तो ये तो हर किसी ने बताया था। आप बोलोगे मार्क्स ने क्या अलग से बोल दिया, मार्क्स का सोशलिज्म साइंटिफिक सोशलिज्म, बाकियों का सोशलिज्म यूटोपियन सोशलिज्म। ये क्या ऐसा रीजन है जिसके पीछे आप हमें साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद की उपाधि दे रहे हो। वैज्ञानिक का मतलब है कि इन्होंने प्रूफ दे रखा है, इनकी जो थ्योरी है वो एग्जैक्टली इन्होंने प्रूवन है और इसके हमें एग्जाम्पल कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो इन्होंने बोला कि रुको मैं समझाता हूँ मेरा क्यों इतना बेटर है और इनका क्यों बेकार है। मार्क्स ने ऐसा बोला। उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहले तो मैं इंपीरियल प्रूफ देता हूँ, मैं साइंटिफिक प्रूफ देता हूँ, मैं वैज्ञानिक यानी कि या फिर अनुभवजन्य इस तरीके का मैं प्रूफ देता हूँ। हमने बोला कि ठीक है दे दो, आप कैसे दोगे। तो इन्होंने बोला कि यार मैं हिस्ट्री में जाता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि इतिहास में वो घटना घटी होती है। तो उन्होंने बोला कि आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि समाज में दो वर्ग रहे हैं, राजा प्रजा, सामंत दास, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल वगैरह, और कॉलोनीज। कहीं ना कहीं इसमें विभाजन देखो। ये वाला जो हाफ वाला चीज है जिनके पास सारे रिसोर्सेज संसाधन वगैरह सब कुछ थे, इन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे वाले को या तो उनका उत्पीड़न किया है या उनको दबाया ही है। और दूसरे वाले बेचारे क्या है, मासेस हैं, उनको संघर्ष करना पड़ा है तब जाके उनको फ्रीडम मिली है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये क्या है, हिस्टोरिकल प्रूफ, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ठीक है तुमने हिस्टोरिकल साइंटिफिक प्रूफ तो दे दिया, तुम अब थोड़ा दार्शनिक प्रूफ भी दो, तभी हम माने कि ठीक है तुमने प्रूफ कर दिया, लेकिन ये तो पॉलिटिकल थ्योरी है, दर्शन के बिना सिर्फ प्रूफ तो अच्छा नहीं रहेगा। इन्होंने बोला मैं देता हूं डायलेक्टिकल, ठीक है ना। अभी मटेरियलिज्म पे नहीं आ रही, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, रुको पहले पहले तुम्हें आसान भाषा में सब कुछ समझा देती हूँ एक बार 5-10 मिनट में। आज थोड़ा एक बेसिक रिविजन हो जाए, ठीक है ना, फिर डिटेल में चलते हैं। इन्होंने बोला कि यार ठीक है द्वंदनात्मकता, हमने बोला कि हाँ हमने भी सुना है सोक्रेट्स के टाइम से। तुमने क्या अलग बोला, उन्होंने, मैं बताता हूँ क्या अलग बोला है। हमेशा एक कोई थीसिस होती है, यानी कि कोई किसी के पक्ष में बोलता है, फिर उसके विरोध में कोई बोलता है, एंटीथीसिस, ठीक है। एंड देन उन दोनों को मिला दो ना, तब हमें पूरी सच्चाई पता चलती है, सिंथेसिस। आपका कोई अच्छा दोस्त है, उसकी अच्छाइयाँ पता है, सब लोगों को पता है, आपको उसकी बुराइयां भी पता है, तब जाके मिला के आपको पता है ना कि हाँ इस बंदे की सच्चाई मुझे पूरी पता है। सिंथेसिस, सिंथेसिस हमेशा होता है नियर टू ट्रूथ। समाज में क्या होता है, एक विचारधारा आती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है तभी दूसरी विचारधारा आती है ना। तो उन्होंने बोला कि आपका लिबरलिज्म, सोशलिज्म, ये सब लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म आया, कुछ कमियां थी तभी तो आपका सोशलिज्म आया। लोगों को प्रॉब्लम है तभी तो वो इक्वालिटी, समानता की बात कर रहे हैं। दोनों को मिला दो कि इक्वल, बहुत सारा समानता भी नहीं हो सकती, बहुत सारा लिबर्टी भी नहीं हो सकती, तब हमें एग्जैक्ट सच्चाई पता चल रही है। ओके, इन्होंने बोला कि चलो ठीक है तुमने दार्शनिक प्रूफ दे दिया, तुमने ऐतिहासिक प्रूफ दे दिया, इसका आधार क्या होगा, आधार भी बता दो हमको अगर आप इतने ज्ञानी हो तो। उन्होंने बोला हाँ मैं बताता हूँ ना। कह रहे भाई पैसा सब कुछ है जिंदगी में, ठीक है। मार्क्स बोलते थे भाई मैं गरीब हूँ, मैंने इतना सोच लिया है कि भाई पैसा सब कुछ है, क्योंकि अगर मेरे पास भी अगर एंजल्स वाला पैसा नहीं होता ना तो मैं भी इतना फेमस नहीं होता। जोक सपाट, ठीक है, कोई ऑफेंड नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसे कैसे। उन्होंने बोला भाई देखो समाज में ना जितना भी विभाजन हुआ है ना अभी तक, दार्शनिक रूप से देखो तुम या फिर तुम क्या बोलते हैं साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से देखो, पैसों के बेसिस पे हुआ है, यानी कि भौतिकता या भौतिकवाद, मटेरियलिज्म। कह रहे अच्छा ऐसे, क्या राजा प्रजा लगा लो। राजा कौन होते थे, ऐशो आराम में रहने वाले, प्रजा बेचारी, ठीक है। सामंत और दास लगा लो। सामंत कौन होते थे भाई, बड़े मर्चेंट्स थे, बहुत ही पैसा वैसा था, सब कुछ था। बाकी दास, दास बेचारे, ठीक है। तीसरा कॉलोनियल लगा लो, किस बेसिस में उन्होंने कॉलोनीज बनाई, भाई पैसा था तभी तो आर्मी लेके आ गए, ओके। कॉलोनी बेचारे अगेन। उन्होंने बोला कि मैं सही बोल रहा हूँ, हमने बोला हाँ ठीक है बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, आधार क्या है, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद, ओके। हमने बोला ठीक है, तो इसका मतलब आपके हिसाब से पैसे के बेसिस पे पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है। उन्होंने बोला हाँ। अच्छा
ये तो तुमने स्टेट के अंदर की बात की, राजा प्रजा वगैरह। ये इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? तो इनसे पूछा गया, इन्होंने बोला कि ठीक है ये भी बता देता हूँ। उन्होंने बोला भाई इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी क्या है कि कंफ्लिक्ट जरूर है, और है पैसों के बेसिस पे ही, लेकिन किसके बेस में है? स्टेट के बीच में भी तो ऐसा है, डेवलप्ड स्टेट बाकी अंडर डेवलप्ड स्टेट, कॉलोनियल पावर, कॉलोनीज। तो क्यों इसका आधार क्या है? कह रहे पैसा। तो कह रहे मटेरियलिज्म आधार होता है। यहां से इन्होंने बोला कि हर एक जो समाज है ना वो कैसे बनता है, उसकी एक आधारशिला होती है, कोई ना कोई बेस होती है, और उस विशाल आधारशिला पे बनता है एक सुपर स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। हमने बोला ओके बताइए कैसे बनता है? तो इन्होंने बोला कि यार देखो आधार तो है इकोनॉमिक, यानी कि जैसा पैसे व्यवस्था होगी ना स्टेट की, वैसा उसका सुपर स्ट्रक्चर होगा। हमने बोला सुपर स्ट्रक्चर हमें कुछ समझ नहीं आया। आपने बोला संरचना, संरचना में क्या क्या आता है? इन्होंने बोला देखो वैसे ही उसका पॉलिटिकल सिस्टम होगा, राजनीतिक व्यवस्था, वैसे ही उसका आपका सोशल सिस्टम होगा, आपका सामाजिक व्यवस्था, वैसे उसकी कल्चरल आपके संस्कृति होगी, वैसे उसके साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक होगा, मतलब स्थिति होगी स्टेट के लोगों की, तो वैसे ही सब कुछ रिलेशन होंगे भाई। ठीक है, कोई अमीर राज्य अगर तुम पहले देखते थे, तो अगर वो अमीर है तो वो सब कुछ, उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत बढ़िया होता था, बैंकिंग सिस्टम, हर एक चीज सही होती थी। क्यों? क्योंकि वो अमीर था। यानी कि हर एक चीज का जो बेस होता है वो क्या होता है? इकोनॉमी, जड़े, रूट्स, किसी पेड़ की जड़। अगर जड़ तुम तोड़ दोगे तो पेड़ क्या है? पेड़ सूख जाएगा। यानी कि अगर इकोनॉमी उथल पुथल हो गई, आपने देखा है, हमने एग्जाम्पल देखे हैं भाई, वेनेजुएला, कोलंबिया में काफी एग्जाम्पल देखे हैं कि भाई अगर पैसों की अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गई तो पूरा इकोनॉमिक मतलब सारा सिस्टम खराब हो जाता है। ये इन्होंने बोला। अच्छा, इन्होंने बोला कि ठीक है वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है, आप हम समझ गए पैसा आधार है और इस बेसिस पे वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है ये भी बता दो। थोड़ा कहानी के बेसिस में आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज तबियत ठीक नहीं है तो एकदम मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा सकती, कल डिटेल में चल जाऊंगी, आज मेरे को ऐसे पढ़ाने दो। ठीक है, थोड़ा मुझे भी रिलैक्सेशन हो जाएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा, हमारा दिन भी वेस्ट नहीं होगा। तो सॉरी। तो इन्होंने बोला हाँ बहुत गलत हो रहा है। कह रहे क्या गलत हो रहा है बता दो। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो एक तो चीज बहुत गलती ये हो रही है कि वर्कर्स के पास ना ऐसे स्टेट ना इंटरफेयर नहीं कर सकती, ऐसे फ्री में एजुकेशन ये सब तो दे नहीं सकते। तो दूसरा चारा क्या है? महंगाई बढ़ रही है, तो अब वर्कर को के ऊपर प्रेशर है, जैसे हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना कि नेट जीआरएफ निकालो नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। ओके, तो इनके ऊपर वो प्रेशर कैसे वो सॉल्व करते हैं? अब इनको पता है कि खर्चे ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं? वो काम ज्यादा घंटे करने की कोशिश करते हैं। समझ लो कोई बंदा 8 घंटे काम कर रहा था, अब वो 16 घंटे कर दिया, 12 घंटे कर दिया, क्योंकि उसको पता है जब तक मैं ज्यादा नहीं कमाऊंगा तब तक मेरा दिनचर्या नहीं चल सकती, मेरी आजीविका पूरी नहीं हो सकती। तो अब उसने सोचा यार यही तरीका, क्योंकि स्टेट तो है नहीं अब मेरे पास कैपिटलिज्म पूंजीवाद वाले सिस्टम में। तो हमने बोला हाँ तो अपनी मर्जी से ही तो ज्यादा काम कर रहा है। कह रहे इससे ना उसका ना अलगाव हो रहा है यार, एलिनेशन हो रहा है। दुनिया में इंसान आया क्यों है? तुम एक तरफ कैपिटलिज्म पूंजीवाद में बात कर रहे हो कि सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो ये स्वतंत्रता है? अगर कोई बंदा 12 से 16 घंटे काम कर रहा है, बाकी वो अपना नहाना धोना खाना पीना सोने में अगर वेस्ट करेगा तो वो पूरे दिन तो एक रोबोट की तरह चल रहा है। हमने बोला कैसे? कह रहे देखो अलगाव हो रहा है। एक तो पहली बात समाज से, ठीक है, प्रकृति से, नेचर से, अपने आप से, अपना खुद का टाइम भी वो यूटिलाइज नहीं कर सकता भाई, अपने आसपास के लोगों के साथ नहीं जा सकता। और चौथा अपनी मेहनत के स्किल का जो प्रॉफिट है उससे। हमने बोला बाकी सब चीजें समझ में आ गई, ये स्किल वाला समझा दो। तो उन्होंने फिर एक कॉन्सेप्ट दिया सरप्लस वैल्यू। उन्होंने बोला देखो 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बना के बेचने वाले जो बुर्जुआ हैं, उस 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में किसने बनाया है? उन्होंने बोला वर्कर्स ने। बुर्जुआ ने क्या किया? वर्कर्स को 10 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए कि भाई ये ले मजदूरी। बुर्जुआ को कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का सामान, 10 रुपए की मजदूरी, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 80 रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने की जो वैल्यू ऐड करी है, ये जो मूल्य इसमें ऐड किया वो किसने किया है? उन्होंने बोला वर्कर्स ने। ओके, वर्कर्स ने किया है। तो ये बोलते हैं कि वर्कर्स को उसका शेयर मिलना चाहिए। अब ये मुझे थोड़ा बहुत अनफेयर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार वेजेस ऐसे प्रॉपर डिसाइड होने चाहिए, लेकिन अगर वो बिजनेस पर्सन है तो उसने इन्वेस्ट भी तो किया है, वो चीजें शायद से नजरअंदाज करते हैं। बट इन्होंने बोला कि देखो 80 रुपए, ये जो 80 रुपए है वो किसकी बदौलत हुआ है? कह रहे हैं वर्कर्स की बदौलत। अब बदले में उनको क्या मिल रहा है? एक्सप्लॉइटेशन। तो वो 80 रुपए में ये चाहते हैं, जिसको इन्होंने बोला सरप्लस वैल्यू, प्रॉफिट सरप्लस वैल्यू, उसमें वर्कर्स का हिस्सा होना चाहिए। हमने बोला हाँ हाँ ठीक है।
हमने बोला कि यार ठीक है, अब सब समझ में आ गया आपकी बात, अब इसको ये सिस्टम समझ में आ गया बेकार है, इसको ठीक कैसे करें। फिर ये बोलते हैं देखो मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला कि देखो प्यार से तो बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि कोई भी अपनी पूंजी देगा नहीं प्यार से तुमको। तो हमने बोला कि भाई तरीका क्या है, तरीका बताओ। फिर उन्होंने बोला यार देखो वर्कर्स के पास एक प्लस पॉइंट है। उन्होंने बोला क्या? तो इन्होंने बोला कि वो बहुत सारे हैं नंबर में। तो हमने कहा हाँ यार बात तो सही है, बहुत सारे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, साथ में तुम इकट्ठे होके क्या करोगे, ओवरथ्रो कर दो पूरा जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है सबको। अच्छा उससे क्या होगा, कहते उससे अब फिर तुम अपने हिसाब से बनाना सरकार। ओके, तो बनानी तो तुमको सरकार ही थी ना, ये ओवरथ्रो क्यों चाहिए? ओवरथ्रो इसलिए चाहिए क्योंकि इनका मानना था कि जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट स्टेट बुर्जुआ के हक में डिसीजन लेती है, वो पावर इस तरीके से करती है कि इन दोनों के बीच में एक्सेस है, तुम पैसा लगाओ हम पॉलिटिक्स में रहेंगे और हम ऐश करेंगे, इस तरीके का इनका वो है मानना। बहुत ही सिंपल शब्दों में मार्क्सिज्म समझा रही हूँ, इतना इजीली तुम्हें कोई नहीं समझाएगा और ना ही तुम्हें समझ में आता होगा मार्क्सिज्म, क्योंकि बहुत मुश्किल सब टॉपिक है, ये किसी को समझने नहीं आता था। ओके, हमने कहा चलो ठीक है सुन लेते हैं हम आपकी, ठीक है अगर लग रहा है कि इतना ही डिफिकल्ट है, इतना ही वो है, चलो हटा देते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने बोला कि इजिली नहीं हटेंगे, तो वॉयलेंट ओवरथ्रो होना चाहिए। और ये बात करता है रेवोल्यूशन की, कि धीरे धीरे नहीं होगा, ये एकदम से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे तुम्हें सप्रेस कर दिया जाएगा, इनके पास दिमाग बहुत है। ठीक है, हमने बोला ठीक है, तो ओवरथ्रो करना है कैसे, रेवोल्यूशन क्रांति करके एकदम से सडन चेंज लेके आना है। और क्या करना है, वॉयलेंट, यानी कि वॉयलेंस भी करना पड़े तो कर लो, ये ऐसा बोलते हैं, करो या मरो, जैसे गांधी जी बोलते थे ना क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो उस तरीके से। बट हमारा अलग था, हमारे खिलाफ सच में अन्याय हो रहा था। ये तो भाई अपने ही लोगों को इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या ही बोले। तो हमने बोला चलो ठीक है ये तरीका है आपका। इन्होंने बोला हाँ। और फिर क्या करेंगे, इन्होंने बोला फिर एक ना ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें क्लास ही ना हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इन शॉर्ट। ठीक है, तो हमने बोला अच्छा ऐसे कैसे? तो इन्होंने बोला कि यार फिर ना हम अपनी सरकार बनाएंगे वर्कर्स की, और धीरे धीरे ना डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटारिएट हो जाएगी, कि प्रोलिटारियात वालों की सरकार चलेगी, तानाशाही हो जाएगी। तो हमने बोला यार अगर तुम पहले ही तानाशाही के अगेंस्ट थे तो तानाशाही तो इसकी या उसकी सबकी गलत है। और इन्होंने बोला फिर एक ऐसी स्टेट आ जाएगी ना, जब ना वो जो तानाशाही वाले हैं वो ऐसी सरकार बनाएंगे कि जो जितने भी प्रोडक्शन के माध्यम है वो स्टेट के नीचे आएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा सब में इक्वली डिवाइड होगा, धीरे धीरे हमारा समाज कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ना रहेगी क्लास और ना रहेगा विरोधाभास। ठीक है, तो उन्होंने ये तरीका बोला। तो दैट इज ऑल अबाउट मार्क्सिज्म। ठीक है, बहुत ही इजी वे में बताया है, कल पूरा हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी। आज इससे ज्यादा तो ना मुझसे बोला जाएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। यही रीजन है कि मैंने बोला था कि जेआरएफ और नेट जिसका क्लियर हुआ है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए अलग अलग जूम मीटिंग है, तो मैंने आज नहीं रखी। खैर मुझे तो कल ही रख लेनी चाहिए थी, बट कल और आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, पता नहीं जब भी ऐसा मौका आता है ना कुछ, तभी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है। बट डोंट वरी, कल हम जूम मीटिंग रख के मैं आपको अपना जो मेरा रिसर्च प्रपोजल था ना, जो मैंने बनाया था, एक एक शब्द मैंने लिखा था, वो दिखा के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आगे सिनॉप्सिस की तरफ अप्रोच करना है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी। और मैं जूम मीटिंग मैं बेटर समझती हूँ क्योंकि जूम में ना कहीं एक आप लोगों को भी पूरी छूट है कि आप भी बोल सकते हो। यहाँ यूट्यूब में क्या ना आप बोल नहीं सकोगे, तो मैं आपको ये इसलिए मैंने सोचा कि यार ये दो हम मीटिंग कर लेते हैं। एक जिनका नेट जेआरएफ हो गया है उनको मैं अपना वाला सिनॉप्सिस वगैरह दिखा के हर एक चीज बता के, और उनको क्या करना चाहिए अगर नेट है सिर्फ, तो ऐसा थोड़ी ना कि जेआरएफ के लिए रुकोगे, तुम्हारे लिए भी मैंने बहुत अच्छे प्लान्स हैं, मैं बताती हूँ तुमको कल। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत प्लान्स हैं। आपको भी ऐसा नहीं है कि बहुत इंतजार करना है कि भाई पहले पेपर देंगे फिर एग्जाम देंगे, नहीं ये गलती मत करना, ये बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं, मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है, ये दो मीटिंग्स हम करते हैं, लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, उसमें आ जाना। एंड प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए सारे लोग, क्योंकि यार मेरी तो तब हालत भी खराब हो जाती है, तबीयत भी खराब होती है, तो मैं बनाती हूँ। तो प्लीज यार आप सबसे मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आप शेयर एटलीस्ट कर लिया करो। ऐसे नहीं कि भाई मेरे को तो अच्छा लेक्चर मिल गया अब मैं किसी को नहीं बताएगा, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि देखो यार मैं भी इस लेक्चर्स को बंद नहीं करना चाहती और आप भी नहीं चाहते, ठीक है ना। तो थोड़े एफर्ट्स तो देखो आपको भी करने पड़ेंगे। इतना अच्छा मैं बताऊँ लेक्चर ना आपको कहीं पे ना पेड में नहीं मिलेगा, पर मैं वो सब चीज इतना आपको इतने अच्छे से करा रही हूँ, तो आपकी भी एक ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शेयर करा करो, कमेंट किया करो, कमेंट सारे लोग करने लग गए हैं। एंड लिटरली बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। मैं अगर मेरी तबीयत भी खराब हो ना मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है नहीं यार और सुनना है मुझे कमेंट्स, तो अब मैं और बनाती हूँ।
लाइक कर दिया करो खुद से एंड लाइव आके देखा करो यार, ठीक है ना? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सभी को टाइम मैं बता देती हूँ, 8:30 बजे रात को आया करो, ये लाइव होता है लेक्चर। फर्स्ट, दूसरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो। तीसरा, नोट्स लेने हैं तो आपको रिजल्ट RESULT 25 ये कोड लगा दो, 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ले लो। स्पेशली वो जिनका नेट JRF नहीं निकला है वो ले लो पक्का। जिनका नेट JRF निकला है उनको क्या करना है वो मैं बताऊँ, ठीक है ना? बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।